हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपने मैरिज होम के स्वागत कक्ष में बैठी नमिता मुख्य रसोइये से शाम को होने वाले एक विवाह की दावत के बारे में बातचीत कर रही थी। तभी राहुल उसके कमरे में आया। नमिता को स्वागत कक्ष में देखकर एक बार तो वह ठिठक सा गया। अरे नमिता, तुम यहाँ? निगाहों में ही नहीं, उसके स्वर में भी आश्चर्य था। क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं हो सकती? हंसते हुए नमिता ने गर्मजोशी से राहुल का स्वागत किया और बगल में पड़ी कुर्सी की तरफ बैठने का संकेत कर रसोइये से अपनी बात जारी रखी। फिर उसे एक सूची पकड़ाकर बोली, इस सूची के मुताबिक दावत की हर चीज़ तैयार रखें। खाना लगभग 9 बजे होना है, कोई शिकायत नहीं सुनूंगी मैं। जी मैडम, रसोइये ने सिर झुकाकर कहा और सूची ले वहाँ से चला गया। यह क्या लफड़ा है भाई? राहुल ने अचरज से पूछा। कोई खास नहीं, नमिता मुस्कुराई। वही पुरानी मारक मुस्कान जिसका राहुल कभी दीवाना था। अपनी शादी तो सफल नहीं हो सकी राहुल, पर दूसरों की शादियों का सफल आयोजन करने लगी हूँ, कहकर खुलकर हंस पड़ी नमिता। हंसते समय उसकी तरह उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढे और वैसे ही खिलखिलाने के साथ उसकी झलक उठने वाली चमकदार पनीली आंखें, कुछ भी तो नहीं बदला है नमिता में। आजकल कहाँ है महाशय? राहुल को पता था नमिता का पति एक गैर जिम्मेदार व भगोड़ा किस्म का व्यक्ति निकला, जिसने शादी के बाद जीवन की किसी भी जिम्मेदारी को ठीक से कभी निभाने की कोशिश नहीं की। किसी तरह बिगड़ैल बैल को गाड़ी के जुए के नीचे रखने में सफल हो गई हो राहुल। वह गर्व से बोली, आजकल हमारे इस मैरिज होम का बाहरी काम वही देखते हैं। आदतों में भी कुछ बदलाव आए हैं, आशा है अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना आलीशान मैरिज होम तुमने बना कैसे डाला? राहुल चकित स्वर में बोला, कोई बैंक लूटा क्या तुम लोगों ने? दिल में अगर कुछ करने का हौसला हो तो पैसे लगाने वालों की कमी नहीं है राहुल, नमिता बोली। मैं जिस कंपनी में काम करती थी उसके मालिक खन्ना साहब पैसे वाले आदमी हैं। शहर में एक अच्छे मैरिज होम की ज़रूरत सब महसूस कर रहे थे, पर कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। मैंने खन्ना साहब से इस संबंध में अपना प्रस्ताव रखते हुए बात की तो वे गंभीर हो गए। वे बोले, अगर तुम उसका इंतजाम कर सकती हो और सारा कुछ अपनी देखरेख में चला सकती हो तो बताओ। मैंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने पैसा लगाया। साहस का संबल यह रहा कि मैरिज होम शहर की नाक बन गया है। अब हर अच्छी शादी का इंतज़ाम हम करते हैं। हर अच्छी दावत हमारे यहाँ से होती है और आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पति महाशय को अब सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। रात दिन इसके प्रबंधन में जुटे रहते हैं, खुश भी हैं और संतुष्ट भी। यानी आज़ाद पंछी को अपने पिंजड़े में कैद कर लिया तुमने। राहुल मुस्कुराया। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं परेशान रहता तुम्हें लेकर कि तुम शादी करके खुश नहीं रह सकी। एक बार को तो सब कुछ उजड़ ही गया था राहुल। लगने लगा था कि सब बिखर गया, जीवन बेकार हो गया, शादी असफल हो जाएगी। विनोद सचमुच ऐसे इंसान नहीं हैं जो घर बसाकर रहने में विश्वास रखते हों। वे यहाँ वहाँ घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ, आज यह नौकरी तो कल वह, आज इस शहर में तो कल उस शहर में। दर दर की ठोकरें खाना उनकी प्रवृत्ति और आदत में शुमार था राहुल। यह मैं ही जानती हूँ कि कैसे उन्हें सही रास्ते पर लाई, और अब खुश हूँ कि वे मुझे पूरा सहयोग कर रहे हैं और इस काम में रुचि ले रहे हैं। काम निकला है और हमें खासी आमदनी होने लगी है। यह करिश्मा किसका मानो, तुम्हारा या विनोद का? राहुल ने नमिता की आंखों में अपने पुराने दिन खोजने चाहे, जिनकी कोई छाया तक नहीं मिली। कितनी बदल गई है नमिता, कितना आत्मविश्वास झलक रहा है अब उसमें। नमिता के माता पिता नमिता का रिश्ता राहुल से करना चाहते थे। राहुल नमिता को पसंद भी करता था, जाति की बाधा भी नहीं थी। विश्वविद्यालय में वह नमिता के लिए रोज चक्कर लगाता था। नमिता तब इंग्लिश में एमए कर रही थी और राहुल उसी शहर में आयुर्वेदिक कॉलेज में बीए एमएस कर रहा था। करना तो हर युवक की तरह वह एमबीबीएस ही चाहता था, पर कई बार परीक्षा में बैठने के बाद भी उसमें सफल नहीं हुआ, तो जिसमें प्रवेश मिल गया वही पढ़ने लगा था। एलोपैथिक डॉक्टर ने सही, आयुर्वेदिक ही सही, डॉक्टर तो बन ही रहा था।
नमिता के माता पिता चाहते थे नमिता जैसी नक चढ़ी लड़की अगर राहुल को पसंद कर ले तो उनके सिर का भार कम हो, पर नमिता ने इनकार कर दिया। उसके इनकार से राहुल को चोट भी पहुंची, लेकिन वह जोर जबरदस्ती किसी लड़की से शादी कैसे कर सकता था। एक दिन राहुल ने पूछा था, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे क्यों अस्वीकार किया नमिता? मुझ में क्या कमी या खराबी देखी तुमने? कोई खराबी या कमी नहीं है राहुल तुम में। सच पूछो तो तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो जिससे मिलकर मुझे वाकई हमेशा अच्छा लगता है, खुशी होती है। पर राहुल बुरा मत मानना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सुनकर जैसे राहुल आसमान से गिरा हो। कौन है वह खुशनसीब? विनोद, नमिता बोली। तुम जानते हो उसे? कई बार मेरे साथ तुम्हारी उससे मुलाकात हुई है। वह मेरा सहपाठी है। देर तक गुमसुम बना रहा था राहुल, फिर किसी तरह बोला था, तुम अपने फैसले पर फिर विचार करो नमिता। मैं विनोद की आलोचना किसी जलन से नहीं कर रहा। सच कहूँ तो मुझे वह एक बेहद गैर जिम्मेदार किस्म का युवक लगता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुमने उसे कैसे और क्यों अपने लिए पसंद किया। हो सकता है उसकी कोई बात या गुण तुम्हें अच्छा लगा हो, पर अपना अपना दृष्टिकोण है राहुल, नमिता बोली थी। मुझे उसका यह बिखरा बेढंगा व्यक्तित्व ही बेहद पसंद आया है। वह लकीर का फ़कीर नहीं है, बनकर किसी एक विचार और बात पर टिकता नहीं है। यह उसका गुण भी है और अवगुण भी। वह जैसा भी है वैसा ही मुझे पसंद है राहुल। तुम्हारे घर वाले राजी हैं विनोद के लिए? राहुल ने दूसरा दांव फेंका। नमिता बोली, राजी नहीं है, पर मैंने तय कर लिया है कि शादी तो विनोद से ही करनी है, वरना आजीवन कुमारी रहूंगी। उसके दृढ़ निश्चय ने राहुल को एकदम निराश कर दिया था। उसके बाद वह नमिता से कभी नहीं मिला, सिर्फ इधर उधर से उसके बारे में सुनता रहा कि नमिता विनोद से शादी कर खुश नहीं रह सकी। खैर मेरी छोड़ो राहुल, अपनी बताओ कुछ, नमिता ने पूछा। आज अचानक यहाँ इस शहर में कैसे? जिस बारात की दावत का यहाँ इंतजाम है उसका मैं बाराती हूँ नमिता। कार्ड में यहाँ का पता था और संपर्क में तुम्हारा नाम, तो तुमसे मिलने चला आया और सचमुच तुम्हें यहाँ पाकर बहुत आश्चर्य हुआ मुझे। चलो ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में ले चलूँ तुम्हें, कहकर नमिता उठ खड़ी हुई। अपने सहायक से बोली, विनोद साहब आएँ तो कहना कि सूची में लिखे सलाद का इंतजाम वे अपनी देख रेख में खुद कराएं। जी मैडम, सहायक ने उठकर कहा तो राहुल को लगा कि नमिता की अपने काम पर पूरी पकड़ है और वह सचमुच मैरिज होम की एक कुशल संचालिका है। नमिता का कमरा तरतीब से सजा था। राहुल दीवान पर आराम से बैठ गया। नमिता ने घंटी बजाकर ठंडा पेय मंगाया। अब अपनी सुनाओ राहुल, शादी की, बच्चे हैं? नमिता की टटोलती नज़रों से बचने का प्रयास करता रहा। चेहरे पर कुछ देर पहले की हंसी अब गायब हो गई थी। वह अचकचा उठा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था कैसे कहे और क्या कहे। संकोच देखकर नमिता ने उसकी तरफ गौर से ताका। क्या बात है राहुल? मुझे लग रहा है कि तुम किसी कश्मकश से गुजर रहे हो। ठीक पकड़ा तुमने नमिता, वह खिसिया सा गया। एक कस्बाई शहर में सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहा हूँ। पत्नी मुझसे खुश नहीं है। उसे लगता है उसके साथ धोखा हुआ है। जैसा डॉक्टर वह समझ रही थी, मैं वैसा डॉक्टर नहीं निकला। उसकी कल्पना थी कि मेरे पास कार होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, शहर में नाम होगा, मरीजों की लाइन लगी होगी, हर कोई इज्जत देगा। पर उसकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उसने जाना कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और सरकारी अस्पताल में मुझे मरीज तभी दिखाता है जब कोई और डॉक्टर वहाँ उसे नहीं मिलता। मरीज को मुझ पर विश्वास भी नहीं होता। तनख्वाह जरूर दूसरे डॉक्टरों जितनी ही मिलती है, पर न वह भाव है न वह सम्मान। अस्पताल की नर्सें और कर्मचारी तक मुझे डॉक्टर नहीं गिनते, न मेरी कोई बात सुनते हैं। साथ ही डॉक्टर मुझे अपने साथ नहीं बैठाते, अपनी पार्टियों में मुझे नहीं बुलाते। एक प्रकार से अछूत माना जाता हूँ मैं उनके बीच। उनकी बीवियाँ मेरी बीवी को इज्जत नहीं देती, उसके मुंह पर कह देती हैं वह कोई डॉक्टर है, चूरन चटनी से इलाज करता है। क्या देखकर तुम्हारे माँ बाप ने उससे शादी कर दी? अरे, नमिता को दुख सा हुआ। तब तो तुम्हारी पत्नी सचमुच अपमानित महसूस करती होगी। हाँ, राहुल बोला। उस अपमान के एहसास ने ही उसके दिल में मेरे प्रति नफरत पैदा करा दी नमिता। उसे मेरी सूरत से नफरत हो गई है। मैं उसकी आंखों में एकदम नकारा और बेकार आदमी हो गया। बिना मुझसे पूछे उसने गर्भपात करवा लिया। अपने मायके में कह दिया
ऐसे वाहियात आदमी का बच्चा मैं अपने पेट में नहीं पाल सकती। अरे बड़ी बददिमाग औरत है वह, नमिता बोली। कहीं ऐसे जिया जाता है अपने पति के साथ? 2 साल वह मायके में ही रही, बार बार बुलाने पर भी नहीं आई। आखिर मैं ही गया अपनी नाक नीची करके उसे लेने। उसके माता पिता से बात की, पूछा मेरा क्या कसूर है। जैसा डॉक्टर हूँ वह शादी से पहले उन्हें बता दिया था। उन लोगों ने अपनी लड़की को शादी से पहले ही क्यों नहीं बता दिया? उसे अंधेरे में क्यों रखा? उसकी आंखों में इतने बड़े सपने क्यों दिए कि वह जीवन की इस कठोर सच्चाई से आंखें नहीं मिला सकी? माँ बाप ने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया? नमिता ने पूछा। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी लड़की का बसा हुआ घर उजड़े। उन लोगों ने भी लड़की को बहुत समझाया। शादी ब्याह हंसी खेल नहीं है, जीवन का प्रश्न है, निर्वाह करना चाहिए। जीवन में ऊंच नीच अच्छा बुरा कहाँ नहीं होता। कोई ऐसे लड़ झगड़ कर अपने घर से भाग आती है क्या? फिर कुछ समझी? नमिता ने पूछा। हाँ, राहुल बोला, लेकिन उसने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी। ओह, शादी न हुई एक शर्तनामा हो गया, हंस दी नमिता। लेकिन मैंने उसकी वह शर्त तुरंत मान ली, राहुल बोला। उसने कहा मैं अपना तबादला किसी ऐसे छोटे कस्बे में करवा लूँ जहाँ मैं मुख्य डॉक्टर ही हूँ और कस्बे वाले मुझे सचमुच डॉक्टर माने। राहुल कुछ चुप रहकर संतुष्ट स्वर में बोला, अब जिस कस्बे में हूँ वहाँ वह मेरे साथ खुश है। हालांकि वहाँ हर वक्त बिजली नहीं मिलती, अस्पताल में साधनों की कमी है, दवाएं अक्सर नहीं होती, पर कस्बे के दुकानदार दवाएं रखते हैं और जिन दवाओं को पर्चे पर लिख कर देता हूँ उन्हें मांगने की कोशिश करते हैं, जिससे मरीज ठीक होते हैं और मेरे प्रति लोगों का विश्वास जमने लगा है। मुझे भी अब लगता है कि पत्नी की शर्त मानकर मैंने शायद ठीक ही किया। बड़े शहर में जहाँ एक से एक कुशल और विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हों, वहाँ मुझ जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को कौन पूछेगा भला? वहाँ कोई क्यों मुझे सम्मान देगा, महत्व देगा? पर गांव कस्बों में जहाँ विशेषज्ञ क्या किसी तरह का डॉक्टर नहीं होता, वहाँ लोग मुझे सम्मान देते हैं। मुझ में भी आत्मविश्वास आया है नमिता। कर्मचारी शीतल पेय रख गया और दोनों पीने लगे थे। इस बीच नमिता का पति विनोद भी वहाँ आया था। नमिता ने परिचय कराया तो विनोद हंस दिया। तुम तो ऐसे परिचय करा रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हों। कुछ औपचारिक बातों के बाद वह काम से चला गया। राहुल को लगा कि विनोद अब पहले जैसा अस्त व्यस्त और बेढंगा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं रहा। वह काफ़ी चुस्त दुरुस्त और व्यस्त सा लगा। राहुल मुस्कुरा दिया। तुमने तो विनोद की काया पलट दी नमिता। मैरिज होम में हम हर नए जोड़े से खिलखिलाती ज़िंदगी की इच्छा रखते हैं, इसलिए क्या एक औरत समझदारी से काम लेकर अपनी खुद की ज़िंदगी को खुशियों से नहीं भर सकती? राहुल, जरूर भर सकती है, अगर वह पति की संबल बन जाए। राहुल मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुमने विनोद को संभाल लिया नमिता। पहले बच्चे का गर्भपात कराने के बाद तुम्हारी पत्नी ने दूसरे बच्चे का मन बनाया या नहीं? नमिता ने पूछा। साल भर की एक बच्ची है नमिता, राहुल झेंपा। पत्नी अब मेरे साथ खुश रहती है। कस्बे की औरतों में उसका सम्मान है, हर जगह उसको बुलाया जाता है और वह आती जाती है। शायद दूसरों से जब हम अपनी तुलना करने लगते हैं तो हमारे अभाव हमें टीसने लगते हैं नमिता। हमारी कमियां हमें आत्महीनता के दलदल में धंसाने लगती हैं। ऊंट अगर पहाड़ की तलहटी में आकर अपनी ऊंचाई नापना चाहेगा तो अपने पर पछताएगा ही, पर जब वही ऊंट रेगिस्तान के बियाबान में अकेला होगा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन होगा और सबसे ऊंचा भी। यह रहस्य हम लोग कस्बे में पहुंचकर समझ पाए। मैं भी ऐसा कोई अवसर नहीं चूकता जहां मैं अपनी पत्नी को खुश कर सकूं। वह सचमुच अप्रसन्न रहने लगी है। पता नहीं किन नज़रों से ताकती रही नमिता राहुल को। राहुल भी उसे ताकता रहा। पता नहीं किसका लिखा वाक्य राहुल को उस वक्त याद आता रहा। औरतें मर्दों से ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, हालांकि वे जानती कम हैं, पर जीवन की समझ उनमें ज़्यादा होती है। यह समझ ही तो है जो आज भी भारतीय परिवारों को बल और संबल प्रदान किए हुए है, जिससे आदमी अपने कद से ज़्यादा ऊंचा उठा रहता है और आत्महीनता के दलदल में धंसने से बचा रहता है। औरतें ही तो हैं जो विनोद जैसे बेढंगे व्यक्ति को बेढंग के आदमी में बदल देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।